बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से जहां पूरी दुनिया की मईशत की अगर हम बात करते हैं वो मनफी आशारियों में चली गई, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हिकमत अमली थी, प्रॉपर प्लानिंग थी और बर वक्त जो उन्होंने डिसीजंस लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी मनफी में जाने की बजाय बूस्ट हुई। और आप सब जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें भी इजाफा हुआ और हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें रिटर्न टू नॉर्मल जिसको नाम दिया गया है कि अब पेंडेमिक से पहले जो सूरत हाल थी उसकी तरफ वापस जाने में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले हांगकांग, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है और विद हाई एंड गुड पॉइंट्स। लेकिन अभी भी जाहिर है इकोनॉमी पर मजीद कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, मजीद जो हिकमत अमली है या जो इकोनॉमी की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर अमल दरामद प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। आज जो प्रोग्राम में हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो यही है कि हुकूमत जो है वो बजट 2021 और 22 के जो उनके अहदाफ है जो वो हासिल करना चाह रही है उसको हासिल करने में सरगर्म है और किस हद तक सरगर्म है और किस हद तक वो कामयाब हो सकती है, क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। फिर जो विफाकी महसूलात है उसमें 18% इजाफे के लिए अब सबकी नजरें जो है वो एफबीआर पर है। फिर मुआशी पॉलिसीज जो है उसके ऊपर शफाफ तरीके से अमल दरामद बेहतर मुआशी मुस्तकबिल की जमानत है। फिर खसारे में जो चलने वाले पब्लिक सेक्टर इदारे हैं उनकी बहाली भी यकीनन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तरक्याती फंड्स में एक इंक्रीमेंट हमने देखा है, तारीखी इजाफा हुआ, उसके जो मुमकिन मुआशी और समाजी असरात हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूं। सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं शहजाद आजम खान साहब, आप एक्स चेयरमैन है एप्टमा के, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आसिफ बेग मिर्जा साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब, स्पोक्स पर्सन है आप पंजाब हुकूमत, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर आपसे शहजाद साहब शुरू करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी यही बात की कि पाकिस्तान जो है वो रिटर्न टू नॉर्मल में तीसरे नंबर पर है। सर किस तरह से आप इसको इलैबोरेट करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हिकमत अमली थी, कौन कौन सी ऐसी बर वक्त प्लानिंग थी जिसकी वजह से हम इस पॉइंट पर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी अल्लाह का करम है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने एज ए पाकिस्तानी सिटीजन कोई अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। अल्लाह के करम के बाद हुकूमत का अपना एक सिस्टम था जो उन्होंने कोशिशें की। पर्टिकुलरली आपके प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इमरान खान, हिज विजन केम, उस बेचारे ने आके हर लेवल पे आके हाथ तक तो बांध दिए उन्होंने लोगों के, आप ठीक हो जाओ। सही कह रहे हैं। बस इसके अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम ने कोई इतनी खास कंट्रीब्यूशन नहीं की। ये अल्लाह का करम है कि हम बचे। अपनी तरफ से आपने बाजारों में भी देखा, आपने हुकूमत के जो हुकूमत ने या डॉक्टर्स ने जो प्रोफेशनल्स ने या जो दुनिया ने आपको बताया अबाउट सोशल डिस्टेंस कि आपने क्या करना है, किसी ने किसी पे कोई अमल नहीं किया। उल्टा हालत यहाँ तक रही कि दुकानें खोलने के लिए मेरे जैसे बिजनेसमैन और ताजिर जो हैं, पढ़े लिखे लोग, वो भी अनरीजनेबल तरीके से बिहेव करते रहे। और रोना आता था कि यार ये दुनिया में पहले जिंदगी है, पहले अपने लोगों की जिंदगी है, अपने बुजुर्गों की जिंदगी है। ये पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, ये दुनिया सर्वाइव करेगी तो आगे चलेगी। मुझे कई दफा खुद शर्म महसूस होती थी कि एज ए बिजनेसमैन कि हम ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये दुकानें 10 दिन नहीं खुलेंगी, इवन टुडे मैं अभी भी ये कहूंगा हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि अल्लाह के करम से आप, अल्लाह के खास फजल हुआ इस मुल्क के ऊपर कि आप लोग, इंडस्ट्री ने कोई पूरा तावन किया। इंडस्ट्रियां बंद करने की तो बंद भी की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चलानी थी तो उसके लिए सारे कंप्लायंस किए और वो टारगेट्स मिले। जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना कि इसमें कैसे बूस्ट हुई इकोनॉमी और कैसे ये मेंटेन हुआ, इसमें एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जैसे चाइना क्यों इस सारे सिस्टम के अंदर, कोरोना के अंदर चाइना की सबसे ज्यादा ट्रेड और एक्सपोर्ट हुई। इंडिया ने भी की कोशिश की, बांग्लादेश नहीं कर सका, पाकिस्तान कर सका। पाकिस्तान इसलिए कर सका कि हमारी इंडस्ट्री ने कंप्लायंस करके ऑर्डर्स जो थे उनको मीट किया, इसलिए हमें ऑर्डर्स आए। हमें ज्यादा ऑर्डर इसलिए आए कि यहाँ से डिलीवरीज, वी आर इन ए पोजीशन टू डिलीवर द गुड्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा मिर्जा साहब फरमाइएगा कि जैसे कोरोना की वजह से मैंने इंट्रो में एक बात की कि मनफी में जाने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हम अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखते हैं तो उनकी मईशत जो है वो माइनस में गई, मनफी में गई, उनके जो आशारिये थे। और जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारी हिकमत अमली है, इसको आलमी सतह पर भी पजीराई दी गई। सर इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सही कहा, हमारे हमसाया मुल्क में अगर इंडिया की बात लें तो उनकी जो इकोनॉमी है 7.3% उनकी माइनस जीडीपी ग्रोथ हुआ है। जी बिल्कुल। हाईएस्ट उनकी जो है ना मनफी ग्रोथ जो हुई है सिंस पार्टीशन इंडिया की। पाकिस्तान की जो पिछले साल -0.4 थी, इस बार तकरीबन 4% है। तो एक ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें आपने जो बात की, ये जो रिपोर्ट है ये इकोनॉमिस्ट की है। 50 कंट्रीज का इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान स्टैंड्स नंबर 3। उनके 8 इंडिकेटर्स थे। अच्छा। यानी कि आपने मतलब जिस तरह है रिटर्न टू ऑफिस, अच्छा रिटर्न ऑन द रोड्स, एयर ट्रैवल, अच्छा उसमें पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इस तरह 8 इंडिकेटर्स थे। तो पाकिस्तान स्टैंड्स नंबर 3। अब हांगकांग जिस तरह आपने बताया नंबर 1 था, नंबर 2 न्यूजीलैंड था। उसमें मैं स्टिल पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है ये ज़्यादा क्रेडिबल इस सेंस में है कि हमारी 22 करोड़ की आबादी है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड की तकरीबन 5 मिलियन आबादी है। अच्छा, और हांगकांग की 7.4 मिलियन है। अच्छा, उनका लिटरेसी लेवल हमसे बहुत बेहतर है। उसके बाद उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन साइज के साथ, और जिस तरह इन्होंने बात की, हमने बेहतियाती में बड़ी जो हमने नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अल्लाह के ख़ास करम से हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा। और गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी कि हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है कि हम इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते। स्मार्ट लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से उसमें अपने इंडस्ट्री को भी चलाया। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज की, ख़ास तौर पे उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया कि उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसे है जहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सारे लोग एम्प्लॉयड रहे, इंसेंटिव्स दिए, स्पेंडिंग हुई, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन हुई। तो और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि जो एमनेस्टी दी उसमें हमारी जो इंडस्ट्री चलते रही है, और बहुत सारी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के साथ वाबस्ता हैं उनमें ग्रोथ हुई है। ऑटो इंडस्ट्री में, सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में। और स्टॉक मार्केट ने जो परफॉर्म किया है, यानी कि हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। अच्छा, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। और उसमें नेचुरली गवर्नमेंट ने इससे जो मौजूदा सूरत हाल है इंडिया के अंदर, इतनी बुरी सूरत हाल की वजह से बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो डाइवर्ट हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इस पोटेंशियल को, ये सीज, इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया और परफॉर्म किया। इस बार हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं आपने देख लिया है, हमारे परफॉर्मेंस जो है, हमारा जो ईयर 30 जून को क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, हमारी ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में। वी हैव अचीव्ड पास द टारगेट। $25.3 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। और अगर हम ये जो आईटी की एक्सपोर्ट्स को भी मिला रहे हैं तो 6 बिलियन, और सर्विसेज की तो 6 बिलियन, $31 बिलियन प्लस हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। रेमिटेंसेस जो है हमारी $29 बिलियन की हुई है। और 18% हमारा रेवेन्यू की कलेक्शन हुई है। टारगेट हमने मीट किया है। 4,735 हमने 30-35 बिलियन डॉलर से अपने टारगेट को सरपास किया है रेवेन्यू कलेक्शन का। अच्छा, अब ये है कि इसमें डेफिनेटली इस स्टेज के ऊपर वी कैन नॉट क्लेम विक्ट्री। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी खदशात है कि अगर हम केयरफुल ना हुए तो उसकी चौथी वेव से भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएंगे। तो इसलिए वेरी केयरफुली अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो क्राफ्ट करके, लोगों को इंसेंटिवाइज करके और आगे बढ़ा जाए। जिस तरह गवर्नमेंट ने बजट के ऊपर, शायद आप सेकंड राउंड के अंदर अभी सवाल करेंगी कि टारगेट्स के अंदर किस तरह प्रोसीड करना चाहती है, उसको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकूंगा। बसरा सर फरमाइएगा, कोरोना की जो पहली लहर आई हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ज़ाहिर है उस वक्त बौखलाहट का शिकार थी। कुछ पता नहीं था सिम्टम्स क्या है, उसके असरात क्या होंगे, दवाई कौन सी लगाई जाएगी, असर कौन सा करेगी। इसके अंदर, इन हालात के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का स्मार्ट लॉकडाउन करना, पहले फुल लॉकडाउन करना, फिर बाद में हालात को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन करना, फिर ऑपोजिशन को भी मीनवाइल उन्होंने फेस किया कि ये क्या कर दिया, वो क्यों खोल दिया, वो क्यों बंद कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि बड़ा एक अच्छा डिसीजन लिया गया और उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सराहा भी गया। स्मरा, देखें वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की कर्म नवाजी हुई है कि पाकिस्तान इतने बड़े पेंडेमिक से, जब के हालात ये थे कि पूरी दुनिया के अंदर जिनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग थी, जो आसमान से बातें कर रही थी, वो क्लैप्स कर गए। हम अमेरिका को ले लेते हैं, सुपर पावर बना हुआ है ना, वहाँ पे क्या हुआ? आप अमेरिका को ले लें, आप यूके को ले लें, आप इवन चाइना में जब पहली वेव आई है, अल्लाह ताला का कर्म फजलो करम हुआ। और मैं फिर कहता हूँ कि फिर कहते हैं
स्ट्रेटेजी भी होती है आपकी। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा कि उस वक्त भी अपोजिशन उसमें सियासत के पहलू निकाल रही थी कि जब हम कह रहे थे कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बिल्कुल मुल्क को बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर। प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त विजन क्या था? बिल्कुल बंद कर दिया गया तब भी। हाँ, जब बंद कर हम कल के बंद करते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं फिर कहता हूँ कि हमें जो नेशनल इश्यूज हैं, खास तौर पे जो कुदरती आफत है, इस पे तो हमें कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था कि हमने अब पेंडेमिक के साथ साथ हमने वो जो लोग गरीब हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर, उन लोगों को हमने साथ लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजाइज किया उसको। एनसीओसी को मैं यहाँ पे बहुत खराज तहसीन पेश करूंगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर बिठाए गए और डे टू डे उसको चेक करने के बाद, मैं अभी शहजाद साहब कह रहे थे, इसके बावजूद मैं समझता हूँ पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया है, जितना करना चाहिए था नहीं किया। इसके बावजूद मैं एक बड़ी मेरा इलाका जो है साउथ पंजाब है, गांव का रहने वाला हूँ, लोगों ने सपोर्ट किया। अब आप जब हमने खास तौर पे पहले वो मान ही नहीं रहे थे, यानी कि हमारे इलाकों में तो ये तस्लीम ही नहीं करते थे। भी नहीं मान रहे। नहीं मेरा अब नहीं, मैं बताऊँ, मेरी बात सुनिए। पहले जब वेव आई ना, मैं आपको हारूनाबाद की बात बताता हूँ, छोटे इलाके थे, वो कहने लगे ये क्या हो रहा है, सब झूठ है, सब गलत है, ये तो पता नहीं कोई ऐसी वॉर है जो की जा रही है। बिल्कुल ऐसे। मेरे हारूनाबाद के अंदर जब सेकंड वेव के अंदर 8-10 लोगों की डेथ हुई ड्यू टू कोविड, जी जी, फिर लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया। आज भी मैं अपने हल्के में, हमारे खिच्चीवाला के साथ फोटाबास है, आज हमारे बहुत करीबी हैं, उनकी पूरी फैमिली कोविड में पड़ी है, उनकी डेथ हुई है। अब लोगों में अवेयरनेस आई है। जो इंडिया में सूरत हाल हुई, जाहिर है वो हमारा वहाँ पे हुआ, उसको देख के ज्यादा अवेयरनेस आई। और फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उसके बाद वैक्सीन को जो आ गई, कोशिश की गई। तो इन हालात के बावजूद, देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, बहुत जबरदस्त पैनल आपने बुलाया है, एक बिजनेसमैन बैठे हैं, एक इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ जब तक हम हकाइक को सामने नहीं रखेंगे, कोई मुझे मुल्क बता दें सुमेरा दुनिया के अंदर, या कोई पार्टी बता दें कि 70 साल मुल्क को बने हुए हो, वो कभी उसका लीडर वजीर आज़म ना बना हो, कभी वो पार्टी इक़्तिदार में ना आई हो, और जब आए तो टेबल पे आपके सामने क्या हो, 32,000 अरब डॉलर का कर्जा हो, बिल्कुल ऐसे ही, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो। उन हालात में जब आप मुल्क को आगे लेके चलते हैं और ऊपर से ये कुदरती आफत आ गई, इसके बावजूद देखें ना, आज जो रिपोर्ट आई है कि आप वो तीसरा कंट्री है जो कम बैक कर रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की करमनवाजी के बाद जिस अंदाज के अंदर प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से भी ये था कि हमने चीजों को साइड बाय साइड लेके जाना है, अभी भी हमें इस कोविड के साथ रहना सीखना पड़ेगा। exactly. ये इसको भूल जाए कि ये आफत चली जाएगी। जाहिर है, बिल्कुल सही है। हाँ। ये अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए। अच्छा शहजाद साहब फरमाइएगा, ये जो हुकूमत ने अभी बजट आया है 21-22 का, इसमें जो इनके टारगेट्स हैं, स्पेशली अगर हम इकोनॉमी को सामने रखते हुए करते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें ऑब्वियसली वो दिन रात अब कहते हैं कि हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन उसकी किस तरह से मुमकिन है, ये तो आप ही बताएंगे। देखो इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात है, ये जो बजट है ये एक बैलेंस बजट है। ठीक है। एक वो कहते हैं गंजी निहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। बेसिकली जैसे अभी बसरा साहब ने कहा, जिस कंडीशन में इस मुल्क के साथ जो हमारे सियासतदान, वो कोई भी हो, किसी पार्टी में भी हो, चाहे वो प्रेजेंट पार्टी में भी हो, पहले वो किसी पार्टी में था, ये सबको छोड़ो, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये प्लेट खाली थी। और जब एक छोटे से घर के अंदर जो घर का है सरबराह है, उसकी तनख्वाह 500 रुपए कम हो जाए, 1000 रुपए, उसका घर नहीं चल सकता, तो ये मुल्क कैसे चल रहा है? तो मैं ये कहूँगा कि ये इस गवर्नमेंट की हिकमत अमली, और इन्होंने फोर्स ही किया। और यहाँ तक अपोजिशन ने कहा जब वो पैसे नहीं थे किस्तें देने के लिए, तो वो जब कुछ मुल्कों, बरादर मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर पैसे लेने के लिए गए, प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 से 4 दिन पहले कहा कि मुझे इससे शर्म की बात है, इसे मोस्ट एम्बैरसिंग सिचुएशन कि आप किसी के पास पैसे लेने जाएं। लेकिन उसको भी मजाक बनाया गया कि जी वो फकीर बन गया, वो पैसे दे, और भाई फकीर तो बना दिया गया ना। देखे ना, मैं घर से अगर मेरे घर में मेरे बच्चे मर रहे हो या मेरे घर वाले मर रहे हो, तो मैंने मेरे पास पैसे ना हो तो मेरे किसी ना किसी के पास तो मैं जाऊंगा ना। ये इसके अलावा जो आपने बात की ना, ये बजट तो बैलेंस हो गया। अब हदाफ की आपने बात की। फिर मैं वही कहूंगा,
कि आपको जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना चाहिए। ठीक है। और एफबीआर को आपने टारगेट दिया कि आप इस टारगेट को मीट करें बाय हुक एंड क्रुक, बिल्कुल सही। वो गलत है। अच्छा। यानी कि दे शुड बी आस्क्ड, उनको जुडिशियल रिव्यू लेना चाहिए। जिसके पास टैक्स बनता है उससे टैक्स लेना चाहिए, जिससे नहीं बनता उससे नहीं लेना चाहिए, या उससे उतना ही लेना चाहिए जिसका है। अगर जब आप एक एफबीआर को एक टारगेट देंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो नहीं ठीक। ठीक है। तो बगैर एफबीआर के या टैक्स विदाउट टैक्स कलेक्टर के बिहेवियर के उसके खुले माइंड के साथ टैक्स कलेक्टर को ये सोच के उसको टारगेट नहीं देना चाहिए। अच्छा। कि भाई ये पैसे आपको मुझे गवर्नमेंट को चाहिए और ये आप वसूल करें। उनको ये टारगेट देना चाहिए कि भाई इतने लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, इतने लाख इतने करोड़ टैक्स नेट में नहीं है। ठीक है। आप उनको टैक्स नेट में किस तरह से लाएं? उनको लाएं, उन पे काम करें। देखिए इन्फोर्समेंट नहीं है। अच्छा। टैक्स एफबीआर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, वो उनके पास मैन पावर नहीं है, वो सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो माहौल नहीं है। हर आदमी कहता है कि मैं टैक्स ना दूं। ये कल्चर डेवलप हुआ है। इस गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसके तहत टैक्स का जो टारगेट है वो मीट हुआ। वो टैक्स का जो टारगेट मीट क्या हुआ वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो हमने पैसे दिए। बिल्कुल देखा ना, वो हमने पैसे दिए तो टारगेट मीट हुआ। अगर और लेकिन उस पैसों की वसूली के अंदर कोऑपरेट किया गया। ठीक है। मुल्की हालात देख के, बिल्कुल, और अपने आप को देख के, अपने घर को बचाने के लिए। देखिए इस तरह ये जज्बा टैक्स वालों का भी होना चाहिए कि हम हर सिटीजन को जिसका पे टैक्स लाजिम है वो अपना टैक्स दे। लेकिन जो टैक्स आपने कहा एफबीआर का क्या रोल होना चाहिए, कि एफबीआर का रोल होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली करे। अच्छा, सही है। हाँ, वो उसको आप ये टारगेट ना देंगे भाई इतने पैसे तूने कलेक्ट करने हैं। जब आप उसको ये कहेंगे ना भाई कि ये तुमने इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, तो वो फिर वो बात नहीं रहेगी। वो फिर वही बात जो आप कह रहे हैं बाय हुक एंड क्रुक, वो नहीं, वो टारगेट नहीं। देखे ना आप जो आप एक चीज का एग्जेक्टिव व्यू लेते हो, एक आपका जुडिशियल व्यू लेते हो। सही। तो एग्जेक्टिव व्यू ना लिया जाए, जुडिशियल व्यू लिया जाए। जो टैक्स बनता है वो लिया जाए। नए टैक्स वालों की एंट्रेंस इतनी जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते। ये तो फिर उन लोगों के साथ नाइंसाफी ना जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त हो ये रहा है। अगर आप देखें तो इस दौरान कोई नए टैक्स वाले इतने नहीं ऐड हो सके। अच्छा, वो इसलिए नहीं हो सके कि वो आप ये टारगेट दें कि आपने इतने लोगों को हर टैक्स ऑफिसर ने नया एडिशन करना है। ठीक है। और वो हो सकता है। देखिए बड़ा एक सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ। आप बिजली का बिल है, तो एक बंदे का 25,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है भाई, वो 10,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, तो वो 3 लाख रुपए बन गया ना। वो क्या 10,000 होता तो कितना बन गया, 1,20,000 बन गया ना। तो बड़ी एक सिंपल सी बात है। तो उसको पूछे भाई तेरे उसको रजिस्टर्ड करें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मैं इस चीज में ना कि एफबीआर इनको ये टारगेट मीट करके दे, ठीक है, नहीं, दिस इज नॉट बी ए फेयर। बिल्कुल सही। अच्छा मिर्जा साहब फरमाइएगा, जो जिस तरह सर ने बात की, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाना, सर यही बात करते हैं कि एफबीआर का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। सर किस तरह से लाया जाए, क्या प्रोसीजर अपनाया जाए? फिर एक और बात जो उन्होंने की, मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन उनका पता नहीं है कि कौन कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, वो तो पता है, वो जो टैक्स दे रहा है ना वो तो हर चीज का पता है कि मैंने जितना भी टैक्स दिया ना वो मेरे टैक्स के अगेंस्ट वो आई कैन सी, शाम को मैं देख सकता हूँ मेरे टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स तो सर फिर इस तरह ही है ना। नहीं देखो, इनडायरेक्ट टैक्स भी जो चार्ज हो रहा है ना वो भी देखो, टैक्स जो दिया जा रहा है, चले वो आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स तो इसका हल नहीं है। चले हम इसी की बात करें, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, आना नहीं चाहते हैं, या कुछ लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का कि हमने टैक्स देना भी है। पता है। किस तरह से किया जाए सर, क्या पॉलिसी अप्लाई जाए, लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस लाए जाए, होना क्या चाहिए? बैक टू डिफर, क्योंकि ये दिस इज बजट के अंदर आपने गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बतानी होती है, प्रोजेक्शंस देनी होती हैं कि ये हमने पैसे खर्चने, इनको खर्चे को मीट करने के लिए हमने पैसे कहाँ से आने हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है। मसलन गवर्नमेंट की बेसिक एजम्पशंस हैं, मसलन 1 ट्रिलियन उन्होंने टैक्स रेवेन्यू के अंदर इजाफा करना है, 5.8 ट्रिलियन प्लस उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है, ये एक उनकी प्रोजेक्शन है।
रेमिटेंस इस साल 29 बिलियन डॉलर्स की हुई हैं, वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं 31 बिलियन डॉलर्स की होंगी अगले अगले फाइनेंशियल ईयर में। ये एक प्रोजेक्शन है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमने जो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ये वो एक्सपोर्ट्स में हमने 18% बढ़ानी है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, और उसके बाद उन्होंने एक पीएसडीपी 900 बिलियन ये फेडरल गवर्नमेंट का है, और सूबाई मिला के ये दोनों चारों सूबों का मिला के 2.1 ट्रिलियन रुपए की पीएसडीपी की स्पेंडिंग है। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट कर रही है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने किस तरह मीट करना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इज वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमने कोई नए टैक्स ऐड नहीं की है, लेकिन आप देखें आज की तारीख में मतलब वो एक तो है कि आपकी जब जीडीपी की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 4.8%। ठीक है। अब डिपेंड करेगा ये गवर्नमेंट जो पीएसडीपी की स्पेंडिंग किस तरह करती है, ये इतनी कर पाएगी, क्योंकि पिछली दफा उसमें शॉर्टफॉल थी। अगर ये स्पेंडिंग करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ये 4.8% प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, इससे ज्यादा ग्रोथ होगी, नंबर 1। एंड सेकेंडली एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। ठीक है। और तीसरी बात है, गवर्नमेंट ने जो अपनी प्रपोजल्स के अंदर जो अल्टीमेटली फाइनेंस बिल के अंदर अप्रूव भी हुआ है, 0 रेटिंग किया है इसमें आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स में। ठीक है। जो आईटी एंड आईटी रिलेटेड जो जितनी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स है, उसमें वो एक साइजेबल टारगेट है, $6 बिलियन का टारगेट है। 100% से ऊपर और वो कर लेंगे। ये जो पेंडेमिक है, इसके कई इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हुए हैं, क्योंकि दुनिया में ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ के लिए जो डिजिटाइज्ड इकोनॉमीज हैं, ये होना बहुत जरूरी है। आप देखा ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने अपने टारगेट्स को सरपास किया है। 144 बिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन हुई है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। तो इसमें जब डिजिटाइज्ड इकोनॉमीज होंगी, उसमें देखें ना, पाकिस्तान अब अमेज़न की सेलर्स लिस्ट पे आ गया है। आप ई कॉमर्स को बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट ने जो है ना ऑनलाइन बाइंग, उसके ऊपर भी 2% टैक्स लगा दिया, आपको पता है। और ये भी एक एडिशनल सोर्स क्रिएट किया है, क्योंकि और ये अब ये पैंडेमिक से इंशाल्लाह हम बाहर आएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन या ई कॉमर्स से पोजीशन वापस नहीं जाएगी। इसके जो अपने बेनिफिट्स हैं ये बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 2, इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, बहुत सारे लोग हमारी हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारी स्किल्स हैं जो बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो अमेज़न के लिस्ट पे आए हैं। अच्छा, इसमें जो टेक्नोलॉजी से भी कंपनीज हैं, उनको जो लोग इस पे ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उनको इंसेंटिवाइज करें और पाकिस्तान के पोटेंशियल को रियली बढ़ाएं। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट ने आज की जो आपने डेवलपमेंट है, आपने देख लिया है कि जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स जो हैं, ये तकरीबन 45% टोटल बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, टोटल बैंक डिपॉजिट जो हैं 17 ट्रिलियन रुपए के हैं पाकिस्तान के। ठीक है। उनका जो तकरीबन 45 to 50% जो है नेशनल सेविंग सेंटर्स में। बिल्कुल। उन्होंने ये अब ये है विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, पहले फॉर फाइलर्स था 10%, वो 15% कर रही है। ठीक है। और फॉर नॉन फाइलर्स पहले 20% था, अब 30% कर दिया। अच्छा, उससे एक साइजेबल इनकम होगी। बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना इस वक्त पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान हैज बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ फूड। $7.5 बिलियन की पाकिस्तान की फूड की इंपोर्ट है। बिल्कुल अच्छा, सही। उसमें एक मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, 70% हमारी दालें जो हैं इंपोर्ट हो रही हैं। सही। और हमने चीनी भी और गंदम भी इंपोर्ट की है। 1 मिलियन टन सरप्लस प्रोडक्शन के अलावा हमारा स्ट्रेटेजिक स्टॉक हम गंदम का इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल अलग है। और इंटरनेशनली 10 साल का हाईएस्ट है फूड प्राइसेस इंटरनेशनली। डॉलर जो है उसकी जो हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई है उसके अगेंस्ट, उसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन को रोकना, कंट्रोल रखना, इतनी बड़ी जीडीपी की स्पेंडिंग, बिल्कुल और स्पेंडिंग, और उसके बाद इंपोर्टेड फूड की डॉलर टर्म्स में जैसे हमारे पास स्पोक्स पर्सन बैठे हैं ना, उनसे हम पूछ लेते हैं। बसर साहब, बजट में देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि नए टैक्सेस जो हैं वो ऐड नहीं किए गए, तो अब जो हुकूमत की जिम्मेदारी रह जाती है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स को कलेक्ट करना। इसके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं आप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया? मैंने पहले कहा, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ ना, मैं उसमें तजिया कर सकता हूँ, अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता सकता हूँ। मैं दोनों, मेरे बड़ी, मैं समझता बहुत अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। देखिए, इकोनॉमी का अगर आप देख लें कि अभी आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है, आपके रिजर्व्स बेहतर जा रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। शहजाद साहब तो खुद कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो ब्रेन चाइल्ड था प्राइम मिनिस्टर का, कि हम अगर कंस्ट्रक्शन को ओपन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं सबको, तो उसमें चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। आज आपने कंस्ट्रक्शन को वहां पर अगर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर आप देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी तरह जो आपका बिजनेस कम्युनिटी है, बदकिस्मती से मैं शहजाद साहब से यहाँ पे एग्री नहीं करूंगा, हमारी ये हम हैबिचुअल है। ये पाकिस्तान तो हेवन है
कि हम लोग टैक्स देने के आदी नहीं आदी नहीं है। एक मिनट शहजाद भाई, क्या मसला था? शहजाद देखिए होता क्या है कि हम इतनी बड़ा हमारा बिजनेस एम्पायर होती है, और ये नहीं मैं कहता सब लोग हैं जो अच्छा बिजनेस करने वाले हैं वो बेचारे दे रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो मेजोरिटी है, यही कह रही हूँ कि ये तो फिर उनके साथ जो नाइंसाफी है ना, जो जो दे मेरा रहे हैं बेचारे। मेजोरिटी है वो टैक्स नेट में आना ही पसंद नहीं करती। बिल्कुल सही। वो पता है कहते हैं, अगर आ गए ना तो फंस जावांगे, फंस जाएंगे। जब वो इस बात से डरते रहते हैं। Exactly। अच्छा अब आप देखें ना, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, मैं खुद बाई प्रोफेशनल मैं लॉयर हूँ, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं करते अपने आप को। अब एक जो एक एम्प्लॉई है जो सरकारी मुलाजिम है, जी जी, उसकी तो ऑटोमेटिकली जब पे आनी है वो उसका टैक्स डिडक्शन होनी है। बिल्कुल ऐसे अब ही। यहाँ पे हम हमारी हुकूमत का भी उन्होंने कहा हमने टारगेट लिया है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने जबरदस्ती किसी टैक्स लेना है, हमारा ये है कि लोग टैक्स नेट में आए, ठीक है। हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको इनकरेज करें। जब इतनी हम पॉलिसीज दे रहे हैं, अब पहले से वैसी चीजें आप देखें ना, जो अभी टैक्स कलेक्शन हुई है पहले से माजी से कहीं ज्यादा ज्यादा हुई सही है। है। अब हमने खुद अपना एक टारगेट सेट किया है ना कि हम इस टैक्स रेट को ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल तो सही। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत एक ही उन्होंने फ्री हैंड दिया है, और हमेशा ये होता ही है कि जब इदारा होता है ना, जब उसको आप कहते हैं कि भाई ये आपके लिए टारगेट्स हैं, ये आपके लिए चैलेंजेस हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो बिजनेसमैन भी जो है अब अपने कॉन्फिडेंस फील कर रहा ऐसा ही है है। कि मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बिल्कुल। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, वो उनको खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप टैक्स नेट में आए। सही। इसलिए देखिए मैं ज़राअत पेशा आदमी हूँ, और हमारी आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो आपकी एग्रीकल्चर एग्रो बेस है। Exactly, बिल्कुल। आप यकीन मानिएगा, आज जितना जिम्मेदार खुशहाल है, जितना अच्छा रेट किसान को आज मिला है, मैं फिर कह रहा हूँ 1800 रुपए गंदम का रेट मिला पंजाब में इसका गंदम का, कपास का रिकॉर्ड रेट मिला है, सही। गन्ने का रेट मिल रहा है, हमें चावल का रेट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेकर आएंगी। जब आपका किसान खुशहाल होगा और चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही होंगी तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। सही। इसीलिए आज आप जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप तीसरे नंबर पे दोबारा कम बैक कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि एक तो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिल्कुल ऊपर, सही। और फिर जिस तरह ये हौसला अफजाई हो रही है कि ठीक है जी हम टैक्स नेट में आते हैं, हमें हमारे साथ ज्यादती ना हो, कोई जबरदस्ती ना करे, तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आना है, ठीक। और उन्हें कहें कि जी आप टैक्स नेट में आए, टैक्स दें। सर, आप लोग और दूसरी बात, शहजाद साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे बिजनेसेस पड़े हैं, और उसमें क्या ये बिजनेसमैन कसूरवार नहीं है, एफबीआर के लोग हर जगह पे कहते हैं ना अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, कभी भी इनकम टैक्स चोरी नहीं हो सकता, कभी टैक्स चोरी नहीं हो सकता जब तक डिपार्टमेंट साथ ना मिला हो। ना मिला, बिल्कुल ऐसे ही। हमें obvious बात है ये। हर किसी को अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी और दूसरी करनी बात चाहिए। सर, आपकी हुकूमत का तो एक ये भी प्लस पॉइंट है ना कि लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं Yes। कि अगर हम टैक्स देंगे तो वो वापस आके अच्छा, हमारे ऊपर ही on a लगेगा। lighter note, मियां साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे बता दें, दोनों भाई बैठे हैं, वो टैक्स कितना देते थे? अब जब आपका जो लीड कर रहा है मुल्क ठीक को, हो गया, जब ऑब्वियसली मुल्क को आपकी lead रोल कर रहा मॉडल तो वही है ना, रोल मिसाल मॉडल तो तो आपके वही लिए है। वही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद सर, फरमाइएगा, अब जो इकोनॉमी की जो पॉलिसीज हैं मौजूदा हुकूमत की, उसके ऊपर अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर अमल दरामद किया जाए तो जो हमारे अहदाफ हैं, जो जिसको मीट करना चाहते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी अभी, तो जो मिनिस्ट्री दी गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जाहिर है उससे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बूस्ट हुआ, इसलिए उसको इंक्रीज़ भी कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं, कुछ मज़ीद जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उसको भी ज़रूरत है, उसमें भी मिनिस्ट्री स्कीम इस तरह की कोई लॉन्च की जाए, या उसके लिए भी कुछ इस तरह की नई पॉलिसी आनी चाहिए जिससे इसी तरह से फ़ायदा हो? देखें, जो कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री देगी उससे वन सेट ऑफ इंडस्ट्री भी चली, मसलन सीमेंट चली, बिल्कुल बिल्कुल 40 to 45 नहीं, नॉट 40 to 45, अच्छा, फ्यू, अच्छा, देखना अच्छा, वो ठीक। चली। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वो फ्लैट सिस्टम, ये वो, हम गरीब लोग हैं, पर इनकम कम है, कोई कनाल 10 मरले 15 मरले, और शहरों की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो पॉलिसी कामयाब होगी प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की, आई मस्ट अप्रिशिएट, बिल्कुल ठीक सही। है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक बात गौर करें, दुनिया में सबसे ज्यादा किन मुल्कों ने तरक्की की? जिनकी सनत तरक्की की, बिल्कुल ऐसे है। जिनकी इंडस्ट्री बूस्ट हुई। अगर इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट
जनरेट करते हैं, जहाँ पे गांव से भी लोग आके काम करते हैं। सिर्फ दिहाड़ीदार ही नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कि स्किल लेबर होगी, जो जिन्होंने CSP नहीं बनना, जिन्होंने लेक्चर नहीं बनना, बड़ी सिंपल सी बात है, MA हिस्ट्री, MA उर्दू, MA फारसी, MA पर्शियन, MA ज्योग्राफी, इन्होंने काम नहीं आना। देखो जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने कहाँ खपना है, जो लोग FSC कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहाँ खपना है, उन्होंने इंडस्ट्री में खपना है। और इंडस्ट्री के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को, बादशाह साहब को, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते कंस्ट्रक्शन पे जो दे दिया वो उसको चलने दे, फौरन से पेशतर इंडस्ट्री जो लगाए इस मुल्क में, वो उसको एमनेस्टी दें। एमनेस्टी के लफ्ज क्यों यूज करते हैं? क्यों कहते हैं कि IMF की पाबंदी है, फलां की पाबंदी है, ये पाबंदी है, वो पाबंदी है? दुनिया में क्या हो रहा है? आपने अपने मुल्क के लिए को तरक्की देने के लिए इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इस वक्त इंडस्ट्री की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। बिल्कुल सही। और इसमें फौरन से पेशतर प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, बेशक कल परसों ऐलान करें साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को पहले भी कहा है, मैं फिर आपके जरिए भी कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इस वक्त इक़्तिदार में बैठा हुआ बंदा ये मेरी बात सुन रहा है, सर्वाइवल ही इंडस्ट्री में है, और लोगों को मौका दें, क्योंकि ये दुकानदार हमारे जो लोग हैं, जो जिन पे आप टैक्स की, उनकी सेल्स, उनका सिस्टम, वो चाहते हैं अपने बच्चे उनके पढ़ गए हैं कि हम इंडस्ट्री में जाएं, उनके पास पैसे हैं, हज कर लेते हैं, पजारो ले लेते हैं, डिफेंस में गाड़ी ले लेते हैं, इंडस्ट्री नहीं लगाते, कि एमनेस्टी नहीं है। अब मैं एमनेस्टी नहीं, मैंने उनको एक मौका दें कि जी इंडस्ट्री के अंदर 5 साल, 2 साल, 1 साल इन्वेस्ट करें, कुछ नहीं पूछा जाए। शिराज भाई, मैं यहाँ पे एक बात, अच्छा, मैं जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है मानते नहीं कि साड़ा कारोबार चंगा है। अच्छा, जितनों को मैं मिला हूँ वो सब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बिजनेस ट्रैक पे चल पड़ा है, हमारे बिजनेस अच्छे हो रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वाली भी आपको याद होगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया, बिजनेस में इतना बूस्ट हुआ। वो तो देखे ना, वो मैं उसके में एक लफ्ज कहूंगा कि वो जो इतना सफेद झूठ है, वो नहीं। देखिए, बात बड़ी एक सिंपल सी, अगर मैं आज ये कहूँ कि जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेरे खानदान में बसरा लोग है, किसी ने इंडस्ट्री नहीं लगाई। आई वाज द फर्स्ट मैन जिसने वकालत छोड़ के इंडस्ट्री लगाई, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया। और इसमें मैं ये इसमें देखिए, पहली तो बात ये है कि ना शुक्र होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो जो ये वही बात है, ये वही कैटेगरी जो टैक्स नहीं देना चाहता है। अभी आप मिसाल दे रही थी मिफ्ता साहब की, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा गया, मिफ्ता साहब ये बता दे अब आपका प्रॉफिट जो है पहले से कितना बड़ा, 4 गुना बड़ा है ना। उन्होंने कहा जी वो उसको छोड़ दें आप, वो एक डिफरेंट चीज है, बात ही नहीं आई, डिफरेंट सिनेरियो है। जी सर, बिल्कुल सही। तो ये इंडस्ट्री वाली बात बड़ी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है बसरा साहब, इंशाल्लाह जी। सर, ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है जो भी हमारी मुआशी पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखिए, ट्रांसपेरेंसी, देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, आज जो पिछली डिस्कशन हुई है उसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं। जी जी। कल OICC जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी तरफ से रिपोर्ट एक शाया हुई है। अच्छा। उन्होंने 200 मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने 1.4 ट्रिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। वाह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2 ओवरसीज इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 100 बिलियन ईच की गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट है। अच्छा, आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, वो कंप्लाइंस करते हैं। अगर आप इस बिल्कुल भी वेरी अनफेयर कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ बुला के पैसे इन्वेस्ट कराएं, वो कंप्लाइंस करें, और दूसरे आपके जिस तरह पाकिस्तान में सिगरेट है, बिल्कुल फेक सिगरेट जो बिक रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की अपना एस्टीमेट है 75 बिलियन रुपए से ज्यादा लीकेजेस है। अच्छा, ये सिंपल सी बात है। अब वो जो 2 बड़े सिगरेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, और उनसे कम्पीट करना तो ये अनफेयर। तो इसीलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टर्स जो सेवी हों, कंप्लाइंस के, या एक राइट पाथ पे चलने वाले हों, उनके लिए डिस्करेज होते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो। द ओनली आंसर इज कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके साथ इंटरनेक्शन ना हो, डिजिटाइज्ड हो। अब आपको पता है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो अमेज़ॉन की हम सेलर्स लिस्ट पे हैं, तो उसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने अपने यहाँ पे जो हमारी एकेडमी है उसको इंडस्ट्री के साथ
मिल के एक अपने सिलेबस को रिवाइज करें, हमने इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएट करें। $1 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट क्रिएट करने के लिए आपको 40,000 आपको चाहिए प्रोग्रामर्स। अच्छा, उसके लिए आप फोकस्ड अप्रोच के साथ एक मतलब डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी के साथ अपने बंदे करें, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम आईटी में बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, नंबर 2, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, नोकिया कंपनी का किसी ज़माने में ये फिनलैंड में थी, वो अब पीछे रह गए हैं बहुत, लेकिन मैं 90s के डेकेड की बात कर रहा हूँ। उसके उसमें उनको 54% ऑफ द मोबाइल फोन का उनका मार्केट शेयर था, और पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से सिर्फ नोकिया की एक्सपोर्ट्स जो है इंटरनेशनली ज्यादा थी। दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि आप अपनी जो वेल्थ क्रिएशन है ना, वो इसी तरह क्रिएट होती है कि जिस तरह आपका ग्लोबल फुटप्रिंट होता है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट के मैं कुछ बातें इसमें करना चाहूँ। जब गवर्नमेंट की, फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री को, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उस पर 50 बिलियन रुपीस का वो एक खास सब्सिडी दे रही है, जिनको कंसेशनल टैरिफ लगेगा। गवर्नमेंट का ख्याल है कि $3 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये इंसेंटिवाइज किया है। अच्छा, अब बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर IMF ने फिलहाल कंस्ट्रक्शन में एमनेस्टी जो है ख़त्म हो गई है, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से बड़ा एक प्रोएक्टिव एक्शन है। स्टेट बैंक ने बैंकों को $350 बिलियन रुपए के करीब इस सेक्टर में लैंडिंग के लिए, कंसेशनल लैंडिंग के लिए टारगेट्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा 31 जुलाई तक उन्होंने ना स्पेंड किए तो मैं भी वो बैंकों को पेनलाइज करें। 750 बिलियन रुपए का उन्होंने पिछले लोन जो है स्टेट बैंक ने रोल ओवर किया है, SME पे उन्होंने पैसे प्रोवाइड किए हैं। तो अच्छा, और हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसको गवर्नमेंट ने पिछले मेरे ख्याल में 8-10 महीनों से सेम रेट के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह है कि अब सबसे बड़ा चैलेंज, और अब भी अगर फायदा ना उठाएं तो फिर गलत बात है। अब ये बात है कि ये अब हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, उनको किस तरह इन्फ्रंट। मैं आपके सवाल के बगैर में एक बात ऐड करूं। जी प्लीज। जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज बैठ गई, अगर हमारी इकोनॉमी, हमने अपने बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दिया था तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही थी। बिल्कुल सही। वो ऑर्डर्स अगर जा रहे थे, अभी शहजाद साहब ने खुद कहा कि हमारी अगर पूरी देखे ना, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी कि हमारा बिजनेसमैन जो था उसको, एक्सपोर्टर को हमने ऑर्डर को ले रहा था, ऑर्डर को मीट ऑर्डर मिल रहा था, ऑर्डर को मीट कर रहा था। सो उसमें गवर्नमेंट ने हमेशा, और खुद मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर का विजन यही है कि हमने दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। ठीक है। आपने अपनी ज़राअत को भी और बिजनेस को भी, दोनों चीजों को आप आगे लेकर बढ़े, उनको भी फैसिलिटेट करें, इनको भी फैसिलिटेट करें, अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप कहें ओवरनाइट 70 साल, आप कहें कि जी 70 साल का गंद प्राइम वज़ीर आज़म इमरान खान, बात यहाँ पे इनिशिएट करने की ना, अब देखना, आप डायरेक्शन दे दी है ना, अब डायरेक्शन दी है, नाउ इट विल टेक सम टाइम कि आपको ये तो नहीं होता कि ओवरनाइट एक पॉलिसी देते। पहले बहुत सी मुआशी पॉलिसीज बनती रही, ठीक है, और अभी भी मौजूद है, लेकिन वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो इसको लेके कितना सीरियस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। हमने बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम, हालांकि उनको कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया हुआ, कोई उनको फैसिलिटीज नहीं ले रहे, पूरी एक टीम बैठती है, उस चीजों को एनालाइज करती है, उसके ऊपर डिबेट होती है, उसके बाद पॉलिसी बनती है। और जो हम मैं समझता हूँ आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज हो रही होती हैं, कानून पड़ा होता है, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते। मैं बसरा साहब की बात में ऐड करूं कि जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, वी आर द स्टेक होल्डर्स, हमसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, और हमारी बातों को अहमियत दी जाती है। देखें, एक पॉलिसी अब मेरे लिए बना रहे हैं ना, तो आप मेरे से बात करेंगे, अगर आप मेरी इनपुट लेंगे तो वो आगे बात चलेगी। तो मैं बसरा साहब की बात में ये, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ कि जी जितनी भी इस वक्त पॉलिसीज बन रही हैं उसमें स्टेट जबरदस्ती ये इम्पोज नहीं किया जा रहा। वी आर ऑन बोर्ड कि बजट तैयार होना था ना, उससे पहले पूरा मैराथन हुआ है। किसानों की जो यूनियंस बनी है, जो फार्मर्स की यूनियन बनी है, इवन जो आपके ट्रेडर्स हैं उनके साथ हमारी टीमें बैठी हैं। अभी शहजाद साहब बात बता रहे हैं, आए जी हमें आप अपनी सजेशंस दें, आप बताएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, आपके पास, तो वहां पर एक खुली डिबेट हुई है। अगर आज बजट की तारीफ हो रही है, ये क्या कहते थे, हम बजट पास नहीं होने देंगे, ये बजट तो बिल्कुल जो आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये किसान दोस्त बजट नहीं है, ये गरीबों का। बस सर, क्योंकि हमने प्री बजट जब जितने भी प्रोग्राम्स किए उसमें हम जब उनसे पूछते थे कि आपकी क्या सजेशंस, उन्होंने कहा हमने सजेशंस तो हर दफा की तरह दे दी हैं, अब देखते हैं अमल कितना होता है। तो फिर जब हमने पोस्ट बजट प्रोग्राम्स किया तो वो बड़े खासे खुश और वो मुतमईन भी नजर आए। सर, ये एक बात जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे, सर, ये जो खसारे में चलने वाले पब्लिक सेक्टर इदारे हैं,
इसको बहाल किया जा सकता है? कितना मुश्किल है या कितनी आसानियां हैं या कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं और इम्पोर्टेंस कितनी है अगर इनको बहाल कर दिया जाए? देखिए ये जितने अदारे हैं, पाकिस्तान रेलवे हो गया, PIA हो गया, स्टील मिल होगी, इवन PTV का भी नाम लिया जाता है। देखिए मैं एक सिंपल सी एक बात करूं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर ये सारे प्रपोजिशंस आई होती जी जी, तो ये अब तक ये मसला हल हो चुका होता। अच्छा, अगर मेरा ये अदारा होता और वो मुझे पता चल रहा होता कि इसके साथ मेरे साथ क्या हो रही है, ठीक है, तो मैं उसको बंद कर देता, अच्छा, ठीक है, या मैं उसको लिक्विडेट कर देता, अच्छा, क्योंकि उसकी मैं ट्राई करता है, लेकिन मैं सर ना फोड़ता, कर ना सकता, ठीक नहीं है, नहीं मैं सर ना फोड़ता, बार बार सर ना फोड़ता। बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पे चौधरी इफ्तिखार साहब ने स्टील मिल के फैसले को और वो रिकॉर्ड एक का जो फैसला था उसमें इंटरफियरेंस करके और कभी किसी प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने, कभी किसी प्रेशर के आके गवर्नमेंट ने इनसे जान नहीं छुड़वाई, ठीक है, ये एक बोझ है। ये एक ऐसा, देखिए मुलाजिम जो है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो इदारों की बात हो रही है। मैं इस इदारों उनके जो मुलाजिम हैं, दे शुड बी लुक्ड आफ्टर, ऑब्वियसली मैं देखिए दे शुड बी लुक्ड आफ्टर। देखिए PTC हुआ तो उनके लोगों के मुलाजमों की हुई ना, बैंक्स हुए प्राइवेटाइज तो वो हुई, तो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि अगर आप इनको कितनी देर इनके साथ लटकेंगे, कितनी देर हमारे पैसे उस पे लगाए जाएंगे। आपकी सजेशन है इसको प्राइवेटाइज कर मैं कहता हूँ जी प्राइवेटाइज करने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। सर इसी पे मिर्जा साहब आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन है इस बारे में? देखिए ये जो है ना, ये जो हमारे अदारे हैं, इनके अंदर तकरीबन 1.4 या 1.5 ट्रिलियन रुपए की फिस्कल ब्लीडिंग है। इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो इतने हैं, ठीक है, और वो सारी टैक्स पेयर्स मनी है। और आप देखें पाकिस्तान की, एक हम बात कर रहे थे ना 5.8 ट्रिलियन रुपीस का हमारा रेवेन्यू टारगेट है। हमारा एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी एक हदफ है 1.4 ट्रिलियन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनकम, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिविडेंड इनकम, ये जो मोबाइल फोन के लाइसेंसेस बेचे हैं उसकी इनकम, तो ये सारी इनकम है, ये सारी न्यूट्रलाइज होती है। फास्ट ट्रैक बेसिस पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना हुआ है, लेकिन कोई चीज मटीरियलाइज नहीं हुई। अच्छा, इसमें आप देखें नहीं, अब देखना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 चीजें बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा, रेमिटेंसेस को स्टेबलाइज ग्रोथ देने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें जो रेमिटर्स हैं उनको वो किसी न किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे। नादरा में, अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज में, ओवरसीज फाउंडेशंस में उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। दूसरा जो है, प्राइम मिनिस्टर ने जो टारगेट एक और किया है टूरिज्म का। आपको पता है टर्की का टूरिज्म $40 बिलियन $40 बिलियन का है। अब उन्होंने 15 फ्लाइट्स वीकली कराची, लाहौर एंड सियालकोट से वो जानी है, गिलगित जानी है। सर मेरे पास चूंकि टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ बसरा साहब से भी इसके ऊपर बात करूँ। बसरा साहब, जब भी किसी इदारे को प्राइवेटाइज करने की बात आती तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आवाम की तरफ से भी और बहुत सारे लोगों की तरफ से आ जाता है। सर आता है, मैं आवाम के हलकों में जब हम जाते हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, अब वो नुकसान के साथ साथ बंदे भी मारनी शुरू कर दिया। रैशनलाइज नहीं करते ना सर, उसको समझते नहीं है इस बात को। नुकसान का मैं आपको, सर हुकूमत क्यों हेजिटेट करती है? मेरा पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन, इस पे इतराज किसी को नहीं होता। होता क्या है, जब आप चूज एंड पिक करते हैं, आप अपने जो ब्लू आइड है उनको आप MCB भेज देते हैं, आप PTCL भेज देते हैं, उसके लिए पॉलिसी जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आए। देखिए ना, बात हो रही थी जी PIA को जो है ना हमने प्राइवेटाइज करना है, हमने स्टील मिल को। देखिए ये आपके नेशनल एसेट्स हैं, अगर आपने इनको लेके भी जाना है तो आपको गवर्नमेंट को उसमें स्टेक होल्डर होना पड़ेगा। अभी हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हम अगर प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, हम उसके ऊपर पहले ओपन डिबेट करेंगे, उसमें सेमिनार्स करेंगे, उसके ऊपर हम उसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, जिस चीज को प्राइवेटाइज करने जाएंगे। और उसके लिए अगर प्राइवेटाइज करके वो हमें ज्यादा हुकूमत का रुझान है सर इदारों को प्राइवेटाइज करने? डेफिनेटली है। अच्छा। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हम ये नहीं होगा कि अगर प्राइवेटाइज करें तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका गला घोंट दें, उनको नौकरियां खत्म कर दें। पहले प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत। ठीक है सर, मेरे पास टाइम चुके खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद आजम साहब आपका भी डिस्कशन के लिए, आसिफ मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शौकत बसर साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।